Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that was asked in 2FSP Mysore that was conducted from 27th November 2023 and it was based on Article 370. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GDs and lecture because ये topic news में भी है. अभी देखो इस टॉपिक को लेके दो आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए थे. जो पहला आर्टिकल था उसमें टर्म यूज की गई है दैट वाज नो फेट अकॉम्प्लाई. ठीक है, और वो ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? ये जो टर्म है आपके आर्टिकल 370 से रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है वो भी जान लेते हैं. उससे पहले हम इसका मतलब जानेंगे. जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी मदर ने उस स्टूडेंट की म्यूजिक क्लासेस लगवा दी और फी भी पे कर दी है. अब उसका टाइम भी डिसाइड हो गया है, जैसे कि टीचर आ गया घर पे. अब स्टूडेंट को सारा कुछ होने के बाद पता चल रहा है कि उसको म्यूजिक क्लासेस अटेंड करनी है. उससे ये भी नहीं पूछा गया कि उसको म्यूजिक पसंद है भी कि नहीं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, ये सेम ये जो इस बच्चे की सिचुएशन है, ये सिचुएशन थी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जब वहां पे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था. और इसी चीज का मतलब होता है फेट अकॉम्प्लाई. मतलब अब कोई ऑप्शन ही नहीं है उस बच्चे के पास म्यूजिक सीखने के अलावा. सेम वे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को एक्सेप्ट करने के अलावा. देखो 5.5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया. अब उस टाइम पे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख, दोनों यूटीज. उस टाइम पे जो 5.5 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल था और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके पहले वर्डिक्ट चल भी रहा था और अब वर्डिक्ट आ गया है. जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया 2019 में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर का, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है. अब देखो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तो आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया है, लेकिन इससे जो दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं और वो दो एस्पेक्ट पे ना डिबेट भी चल रही है. और क्या है वो दो एस्पेक्ट? पहला एस्पेक्ट ये है, क्या स्पेशल स्टेटस रिवोक करना चाहिए था कि नहीं. दूसरा, जो प्रोसीजर अपनाया गया रिवोक करने के लिए, क्या वो सही था कि नहीं. अब देखो हमारे कंट्री में सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनती है कि आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल एक्ट मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, वो कहीं ना कहीं जिसके अंतर्गत हमारे देश में दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक देश का और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का. जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के लोग लैंड नहीं परचेज कर पा रहे थे, इसी वजह से डिस्टेंस था एंटायर कंट्री एंड जम्मू एंड कश्मीर के बीच में. तो ये जो सिस्टम सही नहीं चल रहा था और इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं आ पाई थी जम्मू एंड कश्मीर में. अदरवाइज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आती जम्मू एंड कश्मीर में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी जजमेंट के में कि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, ये किसकी वो है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है. ठीक है, कि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, दैट वाज टेम्परेरी और 2019 में उसे फाइनली खत्म कर दिया गया. तो ये कहीं ना कहीं संविधान का इंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग थी. ठीक है, अब इसमें ये है, ये बोला गया कि ये डिसइंटीग्रेशन नहीं है और अब देश का संविधान पूरे देश में लागू है, तो एक ये एस्पेक्ट है स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने का. लेकिन अगर हम प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर की बात करते हैं, जिस प्रोसीजर के साथ स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया उसमें क्या कमियां हैं. देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्वेश्चन रेज क्यों नहीं किया. अगर हम आर्टिकल 370 के अंदर जो फर्दर आर्टिकल है, आर्टिकल 1 और उसकी फर्दर सेक्शन है सेक्शन 3 जो है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम इन दोनों को देखें तो सेक्शन 1 एंड 3 इनमें ये लिखा हुआ है कि अगर स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है. बट सबसे बड़ी दिक्कत उस टाइम पे ये हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बनाया था वो तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी थी 1957 में, और अब जो बॉडी डिसॉल्व हो गई है उसे कंसल्ट कैसे करे, ये मुश्किल था. तो स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टेम्परेरी प्रोविजन लेके आए, किसमें, आर्टिकल 370 में.
उन्होंने उस टेम्परेरी प्रोविजन में क्या किया, उन्होंने जो वर्ड था ना लेजिस्लेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड को कन्वर्ट कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब बिकॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी थी, इसलिए उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को तो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई एक्टिव थी नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। अब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था तो उसके टाइम पे प्रेसिडेंट कानून बना सकते हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस ऑर्डर के बाद स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना बहुत आसान हो गया। लेकिन शिकायतें आई, और शिकायतें क्या आई? शिकायतें ये आई कि उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था। आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हो और जम्मू एंड कश्मीर के चूज किए गए लीडर्स से पूछा ही नहीं गया, ठीक है? उनसे अगर पूछा ही नहीं गया, मतलब एक तरीके से अब उनसे पूछा नहीं गया, अब उनसे पूछा नहीं गया मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लोगों की बातों को नहीं माना गया, बिकॉज लोगों ने किसको चूज किया? उन पॉलिटिकल लीडर्स को। अब उनकी भी बात नहीं सुनी गई, ठीक है? बिना किसी से कंसल्ट किए आप इतना बड़ा फैसला ले चुके हो, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मतलब ये संविधान के वैल्यूज के अगेंस्ट है, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक स्टेट को यूटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बिना लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए? बिकॉज इन केस में तो ऐसा हुआ है ना कि आर्टिकल 3 में ऐसा प्रोविजन है, बट सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसला देने से पहले, मतलब फैसला देते हुए इस चीज को एड्रेस करना चाहिए था। अब इस चीज का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अलग तरीके से किया, और वो क्लॉज क्या बताया? उन्होंने बोला कि देखो अगले साल के सितंबर तक इलेक्शंस हो जाएंगे और वहां पे स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A के बारे में, और कैसे इसको रिमूव मतलब कैसे ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तीन चीजें जान लेते हैं। आर्टिकल 370 जो है ये एम्पावर करता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, क्योंकि उनका डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, लागू किया गया था और वो स्टेट पे अप्लाई होता था। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व किया गया आफ्टर इट ड्राफ्टेड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। क्लॉज 3 जो आर्टिकल 370 का है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है टू अमेंड इट्स प्रोविजनल्स को। अब अगर हम 35A की बात करें ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत 1954 में। किसका रिकमेंडेशन पे? जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिकमेंडेशन में। और आर्टिकल 35A एम्पावर करता है जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर को डिफाइन करने के लिए कि परमानेंट रेजिडेंस कौन है स्टेट के और किन को स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। ये अपेंडिक्स 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपेयर होके आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट हाउ वाज आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस, देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, उसने अलाउ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1935 के कि वो सर्व करे एज एन इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन जब तक कोई कंट्री का खुद का अडॉप्ट नहीं हो जाता। उस स्टैचू ने परमिशन दिया प्रिंसली स्टेट को कि वो असीड कर जाए इंडिया में बाय एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसी से आर्टिकल 370 निकल के आया है। जम्मू एंड कश्मीर के केस में इंस्ट्रूमेंट केम विद क्वालिफिकेशन दैट वर अल्टीमेटली रिटन इन द आर्टिकल 370। इसने स्टिपुलेट किया कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है जम्मू एंड कश्मीर के मैटर्स पे, लेकिन कुछ मैटर्स को लेके एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट जो है वो इंटेंड कर सकती है टू लेजिस्लेट ओवर द एरियाज। अदरवाइज एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को प्रोवाइड किया गया जो कि कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से। इसको प्रपोज किया गया, लॉज को इनाक्ट किए गए, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट्स थे उन पे एग्री किया गया, राइट? 1957 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसबैंड हो गई और रिप्लेस की गई लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.